नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज तो आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। कारण ये है कि हरियाणा पे उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि मैं उनसे पूछूं कि भविष्यवाणी गलत क्यों हुई। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी उनकी भविष्यवाणी गलत हुई। हर बार की तरह मैं प्रोग्राम में शुरू में कहता हूँ कि ये आपके ऊपर निर्भर है, आप ये प्रोग्राम देखें या ना देखें। आपको ज्योतिष में यकीन हो तो प्रोग्राम देखिए, मुझे यकीन है इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं और ज्योतिष का वो अध्ययन करके बोलते हैं। बड़ा सवाल ये है, मुझसे एक आईपीएस मेरे मित्र का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि विदेश में कोई ताकतवर आदमी था, उसने उसको बताया। बोले भई मैं उसने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि जब इज़राइल पेजर में जिसमें कोई तार नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, वहाँ धमाके कर सकता है। आपके हाथ में पेजर है, पेजर फट सकता है दूसरे मुल्क में। वहाँ पे वॉकी-टॉकी है, वो फट सकती है। तो क्या हिंदुस्तान में ईवीएम मैनेज नहीं हो सकती? उस आईपीएस का कहना था कि उसको जानकारी मिली कि इज़राइल चाहता है कि भारत में हमेशा हिंदू-मुसलमान का तनाव बना रहे। कोई सरकार ऐसी रहे जो बराबर ये तनाव बनी रहे, इसलिए बीजेपी से ज़्यादा सूट कोई सरकार करती नहीं है। तो ईवीएम पे जो आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस लगा रही है कि 99% हीट थी, गर्म थी, वो पूरी चार्ज थी, तो क्या इसके पीछे इज़राइल का कोई लोचा है? ये मैंने राजीव नारायण जी से पूछा कि ज़रा आपने ज्योतिष का अध्ययन के ब करके बताइए कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव मैंने खुद घूम-घूम के देखा, कहीं बीजेपी नहीं थी। बाद में दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने जितने वोट कहे थे, उतने ही वोट मिले बीजेपी को, कि वो जिस प्रत्याशी के लिए कहा था, इतने वोटों से जीतेगा, उतने से जीता। तो भविष्यवाणी तो किसी को पता नहीं है कौन कितने से जीतेगा। तो क्या वाक़ई में कोई इज़राइल का खेल हो सकता है? तो मैंने राजीव जी से कहा कि ज़रा ये अध्ययन करिए कि जो आपका शास्त्र कहता है कि वो इज़राइल जो तबाही मचा रहा है लेकिन हिंदुस्तान की सरकार खामोश है, वो इज़राइल जो कत्लेआम मचा रहा है हिंदुस्तान की सरकार खामोश है। क्या इज़राइल का कोई गेम प्लान है भारत के चुनाव के पीछे? बहुत बढ़िया बातचीत है और राजीव जी की आलोचना करने का आपको अधिकार है क्योंकि भविष्यवाणी गलत हुई है, तो आपकी आलोचना भी शर्माते है। लेकिन ये एक विषय है, एक बातचीत है जिसको सामने आना चाहिए। मैं चलता हूँ राजीव जी, उससे पहले एक छोटा-सा अनुरोध आपसे। 4 PM म्यूज़िक बहुत अनूठी पेशकश लाने वाला है। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक भारतीय साहित्य का जगमगाता सितारा रहे हैं। उनकी एक कहानी पर बेस एक छोटी शॉर्ट फ़िल्म हम बहुत जल्दी ऐसे ला रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी, जो देश की जाति व्यवस्था पर बहुत गहरी चोट करती है। बहुत जल्दी आएगी। 4 PM म्यूज़िक का आप ये लोगो देख रहे हैं और मैं जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु उसका पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप 4 PM म्यूज़िक पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो करिएगा। एक नई क्रांति हम इस म्यूज़िक के क्षेत्र में भी लाना चाहते हैं। इस चैनल को आपके प्यार की उतनी ही ज़रूरत है जितना आप 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को देते हैं। संगीत हमारी आत्मा है और हम नए-नए प्रयोग इसमें करना चाहते हैं, तो 4 PM म्यूज़िक को भी सब्सक्राइब करिएगा जैसे इस चैनल को आप करते हैं। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। हर बार मैं पिछले लंबे समय से आपको जब भी आपको आमंत्रित करता था, कहता था कि अरे आपकी ये भविष्यवाणी सही हो गई, आपने कमाल हुँ। कर दिया, आपने जादू कर दिया। लेकिन एक लंबे समय के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ आज की आपकी भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई। हरियाणा में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन सरकार भाजपा की आई और आपकी पहले भी चुनाव को लेके भविष्यवाणी गलत हुई है सरकारों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो क्या करना चाहिए? अब हमें चुनाव पे बात नहीं करनी चाहिए या फिर दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी भविष्यवाणी गलत क्यों हुई? कोई लॉजिक क्या है आपके पास? तर्क क्या है? क्यों आपने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस आएगी और आ गई बीजेपी? आपके पास क्या जवाब है इस बात का? हाँ, देखो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है परा और अपरा विद्या है। परा विद्या होते है ब्रह्म विद्या और अपरा विद्या है जितनी मॉडर्न नॉलेज होती है ना हमारी पैसे कमाने की जितनी मॉडर्न डिग्रियां हैं आईआईटी इंजीनियर बन जाओ, एमबीए बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, ब्यूरोक्रेट बन जाओ। तो याद रखिएगा कि इसको जब तक आप आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है उस विषय को पूरी तरह से ज्योतिष को समझ नहीं पाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है वो सट्टेबाजी कि भाई हमने दांव लगाया हमारा रिजल्ट आ गया। यह सट्टेबाजी नहीं है, आपको मूल रूप से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये सब रिकॉर्ड है मेरे पास, आपको याद होगा जब 3 राज्यों की वो भविष्यवाणी आती तब भी मैंने एक माया का कंसेप्ट बताया था और ज्योतिष में ये कहा जाता है आप मेरे पास आइए, अगर आप आध्यात्मिक नहीं है, 9वां घर होता है भाग्य का, चेतना का, तो आपकी भविष्यवाणी मेरी भी बताई हुई बातें भी, क्योंकि भगवान आपकी मदद नहीं करना चाहता। ये पराविद्या के रूप में कंसेप्ट में मैं बता रहा हूं। तो भगवान मदद नहीं करना चाहता तो वो आपकी मेरी बात भी पूरी नहीं हो पाएगी।
तो माया का उदाहरण मैंने आपके उस समय भी दिया था नवंबर दिसंबर में, और वो मुझे याद है कि वो मेरे उस क्लेरिफिकेशन को भी 6-7 लाख 8 लोगों ने देखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि इवन देखिए स्वयं प्रभु राम भी मायाग्रस्त हुए कि वो मारीच को पहचान नहीं पाए और उनको उनकी पत्नी को उठा लिया गया। उसके बाद लक्ष्मण भी मायाग्रस्त हुए कि वो साधु के वेश में रावण आ गया। देखो कल ही दशहरा निकला, तो हम रामायण की बात भी करते जा रहे हैं। तो रावण जो सीता जी को उठा ले गया और वो सीता जी भ्रमित हो गई। तो हम निरंतर इसी तरह से आपने महाभारत काल में जयद्रथ का भी देखा था कि जब अर्जुन ने जो उसको अभिमन्यु की हत्या की थी उसने चक्रव्यूह में, तो जयद्रथ ने उसके अभिमन्यु के सर के ऊपर ठोकर मारी थी, पैर मारा था, तो वो इतनी बेइज्जती थी उसके कारण अर्जुन ने ये शपथ ली थी कि मैं इसको अगले दिन के सूर्यास्त से पहले इसको मार दूंगा। अब वह हुआ क्या कि सूर्यास्त होने लगा, तो वो अब जैसे जैसे सूरज अस्त होने का समय आ रहा था तो कृष्ण भगवान को चिंता हुई कि मेरा तो शिष्य इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक दिया, आर्टिफिशियल रूप से सनसेट की हालत तैयार करे। और जयद्रथ बड़ा खुश होकर के निकल के आया भीड़ में से कि अब तो अर्जुन मरा क्योंकि सनसेट हो चुका है। उसी समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हटाया तो सूर्य तो चमक रहा था। तो फिर भगवान कृष्ण ने आदेश दिया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो मैं इसलिए उदाहरण बताता हूं। इसी तरह से मैंने अगर आपके प्रोग्राम में ना बात कही हो तो बताइएगा कि मैंने हर प्रोग्राम में बताई है कि अगर आपकी चेष्टा आपकी आदत में ये शुमार है कि आप छल कपट का इस्तेमाल करेंगे तो छल कपट होती ही है। छल कपट होती है, क्यों नहीं होती है, तो उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं पहले बताता हूं कि क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ये। फिर मैं 8 अप्रैल 2024 की कुंडली संवत्सर की दिखा रहा हूं। ये संवत्सर की कुंडली देख लें दर्शक लोग। तो इसमें मैंने बताया था बकायदा इसमें, और ये राइटअप भी है संवत्सर का। ये देखिए इसमें भी लिखा है। ये नीचे वाली लाइन को दर्शक अपने आराम से देख सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है भारत की कुंडली में, ये संवत्सर का जो लगन बना था, भारत की कुंडली में ये अष्टम भाव है, 8वां घर है। अष्टमेश गुरु पंचमेश बुध से पीड़ित हैं। चुनाव के घर का स्वामी, दर्शक ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूं, चुनाव के घर का स्वामी शुक्र 6वें भाव से चुनाव देखते हैं। चुनाव के घर का स्वामी शुक्र पीड़ित है, अतः चुनावी मैनिपुलेशंस की संभावना है। ज्योतिषी पहले हिंट देते थे। देखिए करेक्ट भविष्यवाणी का मेथोडोलॉजी भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि किसी कॉलर का फोन आया तो मैंने उसको जवाब दिया जिस तरह से, वो मैं आज दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। तो अतः चुनावी मैनिपुलेशंस की संभावना है। ईवीएम का सॉफ्टवेयर लिखा है नीचे, इसमें नीचे लिखा हुआ है ईवीएम का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में भी मैनिपुलेशन होगा। राहु से हार्डवेयर आता है, केतु से सॉफ्टवेयर आता है। चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगेगा लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो आप ये देखिए, मैंने आपके दर्शकों को 5 अप्रैल को, तो उस समय तो आपका देखिए लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था, तो मैं लोकसभा के चुनाव में भी कह रहा था, उससे मतलब लोकसभा के चुनाव से पहले भी कहा। और ये जो भी चुनाव होंगे, जब तक भाजपा सत्ता में है, मैं भाजपा का भी प्रारब्ध बता देता हूं। प्रारब्ध मतलब जो इस समय जिस लगन में आप पैदा हुए, तो आपके अंदर गुण है। अगर मेरे देखिए, मेरे को शॉर्ट कट से पैसा कमाने की आदत लत लगी हुई, तो हम कमाएंगे जितना मर्जी ईमानदारी का पैसा हो, आप करोगे ही करोगे वो काम, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वो आपके गुण में आ चुका है। तो आप देखिए कि मैंने लोकसभा के चुनाव में कहा, उसकी भी बहुत सारी व्याख्या हो रही है। आप लोगों के चर्चा में भी 89 सीटों पर कैसे क्या हुआ, वो जांच का विषय, हम नहीं उसमें जाते डिटेल में। फिर इसके बाद मैं आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये बीजेपी की कुंडलियां मैं दिखाता हूं दर्शकों को। यह है बीजेपी की कुंडली, बीजेपी की कुंडली है। और बीजेपी की कुंडली में मैं आपको पहले दर्शकों को यह बता देता हूं, तीसरा घर में बीजेपी की कुंडली में इनका शनि वक्री, सूर्य के नक्षत्र में वक्री मंगल, वक्री गुरु और राहु केतु से पीड़ित है। तीसरे घर में मंगल झगड़े अन्याय का प्रतीक है, और चंद्रमा जो इनके मन का कारक है वह भी नीच का है, अतः 6वें भाव में मंगल से पीड़ित है। अर्थात ये पार्टी जनता, लेबर क्लास, दलित, आदिवासी, डेमोक्रेसी, मैंने कहा है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की सोच रखते हैं। उनका कभी भी सम्मान नहीं कर सकते, ये सदैव इनको क्रश करके खत्म करके बदलना चाहेंगे। इनकी कुंडली में फोबिया, स्किज़ोफ्रेनिया मानसिक बीमारी होती हैं, ओसीडी और क्या नाम मानसिक बीमारी के योग है, जिन्हें मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं। ये लालची, स्वार्थी, भ्रष्टाचार और काले धन का संग्रह करने वाले भी हैं। इनकी बुद्धि और विवेक का कारक बुध गुरु 5वां भाव, उसका स्वामी शुक्र 9वां घर का स्वामी
शुक्र 9th हाउस, उसका स्वामी शनि, सभी पीड़ित हैं। 6वें भाव से चुनाव आता है, चुनाव संघर्ष भी आता है। अतः यह चुनावी राजनीति में छल कपट भ्रष्टाचार का उपयोग करेंगे। ये मैं बीजेपी की कुंडली में बता रहा हूं, और ये कुंडली लगभग आप सोचिए 1.5 साल में मैंने कम से कम अब 50 बार दिखाई होगी। तो जब मैं एक बात आपके सामने कह रहा हूं और वो उसके पास में आपके रिजल्ट भी आ रहे हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये थी हमारी इलेक्शन के रिजल्ट की तारीख। इलेक्शन को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया है, दर्शक जाने, इलेक्शन का रिजल्ट 8 अक्टूबर को अनाउंस होता है और 12:30 की मैंने 12:30 की मैंने कहा ट्रेंड पूरा क्लियर हो जाएगा, तब तक हमें धनु लगन की कुंडली बनी। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि भाई मंगल की इसमें बुध के ऊपर दृष्टि है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 26 अगस्त को 15:03 पर ये कुंडली है, भगवान भला करे आपकी। ये कुंडली धनु लगन की कुंडली, ये भी मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में दिखाई थी। मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं कि 26 अगस्त 2024 को 3:50 पर दिल्ली में ये ग्रह चेंज होता, मंगल कन्या, उसमें क्या नाम है, मिथुन राशि में आया। इनके 6 लॉर्ड 10वें हाउस में राहु केतु और 12वें भाव अपमान जेल षड्यंत्र के स्वामी मंगल से पीड़ित है। 10वें घर का बुध 8म भाव यानी गुप्त षड्यंत्र सीक्रेट स्ट्रेटेजी कॉन्स्पिरेसी में है, जो इस तरह की चुनावी मैनिपुलेशन और सत्ता की भागीदारी का संकेत दे रहा है। सन इसमें शनि से पीड़ित है। देखिए आपको मैं बता देता हूं आपके लिए, और चुनाव परिणाम के दिन 9वें घर का सूर्य, सरकारी सूर्य जो होता है, डिटेल में मैं इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ज्योतिष एक्सप्लेन करनी पड़ी है। सूर्य जो होता है सरकारी तंत्र का कारक होता है, राजा का भी कारक सूर्य है। और ब्यूरोक्रेसी जो होती है, चाहे लोअर ब्यूरोक्रेसी हो या हायर लेवल की ब्यूरोक्रेसी, वो सूर्य से ही देखी जाती है। तो उसमें सूर्य इस समय पीड़ित है क्योंकि कन्या संक्रांति में, ये देखिए कन्या संक्रांति की कुंडली थी। कन्या संक्रांति की कुंडली मतलब जब 16 सितंबर को शाम को 7:43 पर सूर्य ने अपनी राशि बदली है, जो अगले 16 अक्टूबर तक चलेगी। तो इस दौरान भी सन जो है पीड़ित हो रहा है यहाँ पर। तो ये सरकारी तंत्र के मैनिपुलेशन में शामिल होने का एक संकेत दे रहा है। ठीक है जी। तो मैंने कहा चुनाव के दिन 9th लॉर्ड सन सरकारी तंत्र, इस कुंडली का कॉन्स्टिट्यूशन हेड यानी ईसी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारा चुनाव का? ईसी। राहु केतु 12वें भाव के स्वामी मंगल से पीड़ित है। अतः इन परिणामों में धन बल, सरकारी तंत्र और अनैतिक कार्यों में सत्ता की भागीदारी का संकेत दे रहा है। याद रहे 10वां भाव पब्लिक डोमेन का होता है, अतः ये सब षड्यंत्रों का एक्सपोज होगा और पब्लिक के क्रोध और 6वें भाव के जुपिटर के एस्पेक्ट के कारण इनका लीगल चैलेंज भी होने जाएगा। इसका लीगल चैलेंज जो आप बात की प्रतिक्रिया देख रही हैं, और आपको बता देता हूं सेकंड, हाँ तो ठीक है, एक मैं आपको एक और नई, आज पहली बार को हॉरोस्कोप मैंने एक बार और भी दिखाई थी। यह है इलेक्शन कमीशन की हॉरोस्कोप। दर्शक इसमें देख लें, इलेक्शन कमीशन की हॉरोस्कोप है। इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को 00 आवर 1 मिनट पर गजट नोटिफिकेशन होता। 25 जनवरी 1950 को तुला लग्न, लग्नेश में लग्नेश चौथे भाव में, लग्न चार्ट में 7th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। इन 12वें घर में, 12वां घर अपमान का होता, पुअर इमेज, वीक ऑर्गेनाइजेशन। 10वें घर का लॉर्ड 6th हाउस में राहु केतु से पीड़ित है। इसका मतलब है इनके अंदर फियर, करेजलेस, वीक माइंडसेट एंड पुअर वर्किंग एटमॉस्फेयर विद मेलाफाइड एंड ग्रीडी थॉट प्रोसेस। ये मैं चुनाव आयोग की बता रहा हूं संस्था की। आज जैसे मैंने आपके ईडी की संस्था की बताई, तो आज मैं बता रहा हूं कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों बार बार लग रहा है, तो उसका भी मूल में जाना पड़ेगा। इनकी चंद्र कुंडली मीन लगन की है और 2 अक्टूबर को, याद होगा आपको, पहले ये 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाला था, पहले 1 अक्टूबर को होना था, उसकी फिर डेट बदली गई। 2 अक्टूबर को सोलर इक्लिप्स इनके लग्न 7th भाव में ही पड़ा है। अतः इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की पुअर इमेज, ऑर्गेनाइजेशन और इनके ईसीज का कपट षड्यंत्र का योग बन रहा है। इसी वजह से मैंने 1 अक्टूबर की डेट बदलकर इन्होंने 5 अक्टूबर क्यों की? क्योंकि 3 दिन की वेकेशन के कारण इनको अर्बन वोट कम होता हुआ नजर आ रहा था। तब इनके लिए वोटिंग परसेंटेज को अननेसेसरी बढ़ाना, जो कि एक ही आप देखिए, एक मोडस ऑपरेंडी देखिए मैंने, और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुझे कोई उसमें परहेज नहीं है कि वो मेरे से बात करें ना करें, मेरे से संबंध तोड़ दे, दोस्ती तोड़ दे, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैंने बात की थी गुजरात के चुनाव के बाद, कि जब मुझे एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता का फोन आया, मैसेज आया था उन्हें कि भाई इसमें गुजरात में वोटिंग परसेंटेज सडनली 10-11% बढ़ा दी है। तो मैंने इनको मैसेज फॉरवर्ड किया, इन्होंने मुझे कॉल पे बताया, समझाने लगे। तो मैंने कहा ये अननेसेसरी तरीका, और देखिए वही मोडस ऑपरेंडी है संजय जी, कि इसमें भी 2 दिन तक, जो अभी 2 स्टेट के चुनाव हुए हैं, इसमें 2 दिन तक आपके 48 आवर्स के बाद में चुनाव आयोग ने डेटा अपडेट किया है। अब आप बताइए, जब 90 सीटों का छोटा छोटा स्टेट है, उसका डेटा ही आप क्या नाम है अपडेट नहीं कर सकते, तो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों, कैसे आप सोच सकते हो? तो इसका अर्थ यह है कि इनका मोडस ऑपरेंडी यह है कि डेटा को बाद में बढ़ाना। तो ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईसी के लगातार हुआ है, इनके लिए वोटिंग परसेंटेज को अननेसेसरी हाई करना असंभव था, इसका एक्सपोज होने का डर भी था। इस ईसी के अंडर में राइट फ्रॉम गुजरात, लोकसभा, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन, सभी में एक ही तरह का मोडस ऑपरेंडी रहा है, वोटिंग परसेंटेज को 2-3 दिन बाद डिस्प्ले करके बताना, उसकी एक्चुअल परसेंटेज को बढ़ा देना और सत्ता को फायदा पहुंचाना। इसमें एंटायर ईसी और लोकल तंत्र भी शामिल रहता है। इनका मास्टरमाइंड होम मिनिस्टर होता है। देखिए, इसलिए बता देता हूं क्योंकि मेरे को पता है इनकी वर्किंग, कि ईसी के अंडर में सारी ईवीएम मशीनें आती हैं, उनका रखरखाव, उनकी सिक्योरिटी, उनका ट्रांसपोर्टेशन, और ईसी को फोर्सेस कौन सी यूज करनी होती है? सेंट्रल फोर्सेस। और दर्शक खुद विद्वान है कि जो सेंट्रल फोर्सेस किसके अंडर में काम कर रही हैं, वो होम मिनिस्टर के अंडर में। तो मैंने कहा इनका मास्टरमाइंड होम मिनिस्टर होता है, क्योंकि ईवीएम मशीन का सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन ईसी के सुपरविजन में सेंट्रल फोर्सेस करता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। ये संस्था इलेक्शन में काले धन के उपयोग को रोक पाने में पूरी तरह फेल होगी। जगह जगह, मैंने ईसी की कुंडली बता रहा हूं, जगह जगह लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव की रात्रि के दिन सत्ता पक्ष द्वारा धन बल के सहारे वोटर्स को प्रभावित किया जाता है, सरकारी तंत्र का डर दिखाकर उन्हें डराया जाता है। मोदी जी के वाराणसी के इलेक्शन में भी उन्हें जिताने में लगभग सभी जगह इन प्रयासों को इस्तेमाल किया गया। पर्सनली आपको बताऊं दर्शकों, पर्सनली मुझे स्वयं इन महोदय ने मुझे बताया था कि राजीव जी, चुनाव में पैसा बहुत आ गया है। अरे आप बताइए, वो काले धन का रोकने का जिम्मेदारी तो आपकी है, कैसे पैसा बढ़ रहा है? मेरे पास बहुत बड़े एक पॉलिटिकल लीडर आए थे, 2.5 घंटे बैठ के, नामी ग्रामी हमारे गुड़गांव फरीदाबाद के हैं। वो बता रहे थे कि उनको लोकसभा के चुनाव के टाइम में हराने के लिए किस तरह से गांव में प्रधानों को बहुत बड़ा पैसा दिया गया। वो आज सांसद महोदय, मंत्री भी हैं भाजपा सरकार में। तो ये सब चीजें आज चेक नहीं हो रही हैं। तो मैंने आपको पहले दर्शकों बता दिया कि मैंने संवत्सर की कुंडली में आपको संकेत दिया था कि ये इस साल में जितने चुनाव होंगे उसमें मैनिपुलेशन आती है, आपको देखना है ये सब चीजें। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा 1 मिनट और, कि भाजपा की कुंडली में भी बताया कि मूल गुण है उनके पास चुनावी मैनिपुलेशन का है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मैं बात कह रहा हूं उसका क्या मायने है। अब जहां तक भविष्यवाणी की बात है, आपको बता देता हूं भविष्यवाणी कैसे काम करती है। एक ज्योतिषी के लिए, एक मैं बहुत अच्छे आपको बताऊं पॉलिटिकल डेटा साइंटिस्ट को अभी मैं सुन रहा था, उस डेटा साइंटिस्ट ने ये एक बात अपनी पीड़ा बताई, जब अभी ये सब सारे लोग फ्लॉप हुए हैं। आपको पता है, सारे पत्रकार जो लोग जमीन पे काम, मैं तो जमीन पे गया नहीं, उन लोगों की जो प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने बताया था कि हम भी जो है केवल और केवल ट्रेंड पता कर सकते हैं, पर्टिकुलर सीट की संख्या बताना हमारे लिए भी असंभव काम है, नामी ग्रामी डेटा साइंटिस्ट ने कहा। और ये कहा था इसलिए क्योंकि हम जब चैनल पर जाते तो चैनल वाले हमसे कहते हैं कि अगर हम डेटा परसेंटेज बताएंगे कि परसेंटेज ऑफ वोट किसकी बढ़ेगी, तो बोले हमारे चैनल वाले कहते हैं हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, हमारी टीआरपी नहीं आएगी। तो आप देखिए दर्शकों, आपको बताना, ज्योतिषी ये कह रहा है कि ये भाजपा कांग्रेस के लिए ये जो चुनाव है, इसमें चुनावों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और सत्ता परिवर्तन का योग है। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 26-28% वोट मिले थे, सडनली वो 39% पे जंप करती है, और बीजेपी का 36-37% थे, वो 40% पर गई है, 39% पे गई है। तो आप देखिए, और आपके 11 में से 9 मंत्री हार गए। तो इसको आप कैसे जनादेश दोगे? ग्रह तो देखिए उसी तरह असर कर रहा है। मैं तो कोई सीटों की भविष्यवाणी करता नहीं, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा था कि सीटों की भविष्यवाणी करना अगर कोई ज्योतिषी करता वो फ्रॉड है, क्योंकि सीटों की भविष्यवाणी तभी की जा सकती है जब प्रत्येक कैंडिडेट की कुंडली हो, उसको एनालाइज करके आप जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो मेरा कहने का मतलब ये मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि सीटों की भविष्यवाणी ने, हाँ,
आज की डेट में भी देखिए कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, उनकी सीटें भी बढ़ी, उनकी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी। हाँ ठीक है, अब ये जांच का विषय है। जिस तरह की अखबारों में और सोशल मीडिया पे हम न्यूज सुन रहे हैं कि भाई उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया कांग्रेस ने और ईसी को और मशीनें सील करने के लिए कहा, तो ये सब चीजों पर आपको जो है चिंतन करना चाहिए कि ज्योतिषी तो अपनी बात कह रहा है, बराबर आपको आगाह कर रहा है, आपको फोरवॉर्न करना है। ज्योतिष का काम चेतावनी देने का भी था, आपको हमको सबको अलर्ट रहना है ना। तो आपको एक टेक्निकल जानकारी और दूंगा, फिर मैं आपका क्वेश्चन आपसे सुनना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक मेरे मित्र ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, देखिए, और ये जानकारी मैं चाहता हूं सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और जितने भी हमारे जो बुद्धिजीवी हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मेरे पॉइंट्स को सुनना चाहिए कि इनको कैसे बीजेपी के सत्ता के मैनिपुलेशन को कैसे चेक किया जाए। तो इसके लिए टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हमने निकाले थे रिसर्च करके। ईवीएम टिपिकली हैव ए बूट रिकॉर्ड लॉग। ईवीएम जो है, जैसे बूट होता है, जो हमारा डेटा जब जाता है कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो एक बूट प्रोसेस कहा जाता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताते हैं बूट प्रोसेस क्या होता है। द विंडो जो, और आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बताते हैं, इवन आपका डिजिटल कैमरा, मोबाइल, इसको भी कंप्यूटर की कैटेगरी में माना गया है। और ईवीएम भी कंप्यूटर ही है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम लोड किया जाता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट जब सिलेक्ट करते हो, तो उनकी लिस्ट जब जाती है तो उसमें प्रोग्रामिंग करके डाला जाता है। ईसी ने माना है, लेकिन उसको कभी जांच के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूला नहीं है, लेकिन माना है कि हाँ भाई हमारे यहाँ इसमें जो कंपनी का आदमी आता है उसको डेटा को लोड करता है। तो वो है द विंडो बूट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप ए डिवाइस एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस the system configures all devices found in the machine and initializes other basic software required for the system to operate। मतलब उसमें जो है ये जब हम मशीन को ईवीएम को ऑन करते हैं तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। और ये जो कुछ भी किया गया है आपने गड़बड़ी, संजय जी, अगर आपने वोटिंग मशीन लेकर के बटन दबा करके वोट बढ़ाए हैं, वो सब बूट में रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। जैसा वो जब एरोप्लेन क्रैश नहीं होता तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, तो ब्लैक बॉक्स में डाटा मिल जाता है कि भाई किस कारण से ये प्लेन क्रैश हुआ था। तो आपको बता देता हूं, ईवीएम ये ईसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी आपको इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। ईवीएम टिपिकली हैव ए बूट रिकॉर्ड लॉग कहते हैं डेटा को। दिस लॉग ट्रैक्स द मशीन्स बूट प्रोसेस ensuring the integrity and authenticity of the voting process। ऑथेंटिसिटी ऑफ द वोटिंग प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस की ईमानदारी का प्रोसेस भी इसी लॉग से पता लग सकता है, बूट लॉग से। तो उसमें दिया था बूट रिकॉर्ड लॉग कंटेंट क्या होते हैं इसके। थोड़ा दर्शकों को ये टेक्निकल है, क्योंकि ये विषय इस समय इतना चैलेंजिंग हो गया है कि इसमें बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। बूट, और ये आज तक कभी किसी ने इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं, क्योंकि मेरा हक था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, तो ये इंजीनियरिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन मुझे बतानी थी। बूट रिकॉर्ड लॉग कंटेंट्स होता है बूट टाइम स्टैम्प, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगर किया जाता है, सॉफ्टवेयर इनिशियलाइजेशन, सिक्योरिटी चेक्स, हैश वेरिफिकेशन, एरर लॉग्स इफ एनी। पर्पस ऑफ बूट रिकॉर्ड का पर्पस क्या है? पर्पस है, दर्शक ध्यान से सुने, एंश्योर सिक्योर बूट प्रोसेस, डिटेक्ट टेम्परिंग। दर्शक सुन लीजिए, पर्पस बूट रिकॉर्ड का चेक करने का यह है, डिटेक्ट टेम्परिंग। मैं अगर टेम्परिंग देखना चाहता हूं कि मेरी इस मशीन में 99% जो बैटरी चार्ज है और इस मशीन में कितने वोट ऊपर से डाले गए, मैं कहां से चेक करूंगा? एक टेक्निकल आदमी उस मशीन के बूट पूरा ओपन करके बूट प्रोसेस को चेक करे, तो उसमें पता लग जाएगा कि इलेक्शन, उसमें टाइम भी मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगी कि किस समय आपने इसमें डेटा फीड किया गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। और वेरीफाई फर्मवेयर ऑथेंटिसिटी, प्रोवाइड ऑडिट ट्रेल, facilitate troubleshooting। The Election Commission ECI of India EVMs also maintain a boot record log। ये ECI की वेबसाइट पे है कि आपका इलेक्शन कमीशन भी बूट रिकॉर्ड लॉग मेंटेन करता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जिनका स्टेक गांव पे लगा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इनका बूट रिकॉर्ड चेक किया जाए और वहां से इस तरह के फ्रॉड को मिल जाएगा, पता लग जाएगा। क्योंकि मैं एक और जानकारी के लिए बताता हूं, 9 तारीख को, 8 तारीख को चुनाव का परिणाम आता है। दर्शकों के लिए अब ज्योतिष में मैं वापस लेके आ गया हूं। 9 तारीख को बृहस्पति आपके 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वक्री हो जाते हैं।
देवगुरु बृहस्पति जो है बकरी होते हैं। तो हम लोगों ने जब रिसर्च की थी तो हम लोगों ने एक चीज फाइंड की कि अगर कोई मेजर प्लेनेट दो माने गए हैं, शनि और बृहस्पति। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, मतलब उसके पास 2.5 साल का टाइम है, और बृहस्पति आपके 1 साल रहता है। तो अगर इनमें कोई परिवर्तन आता है तो इसका मतलब है उस घटना में रिवर्सल की संभावना है। मतलब जैसे एक आदमी बीमार पड़ गया और उसकी अगर रिकवरी अगर होगी नहीं होगी, अगर आसपास देख लीजिए कोई ग्रह बदला तो नहीं है, आपने व्यापार शुरू किया, अच्छा चलेगा बुरा चलेगा, इसकी जांच के लिए अगर आपका आसपास कोई जन्म कुंडली का ग्रह वक्री हो रहा है तो उससे करेक्टली पता लग जाएगा। तो आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति इस समय भारत की कुंडली में लगन से गोचर कर रहे थे और वक्री होकर के ये चुनाव आयोग के चुनाव के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। मेष राशि से भी उनकी दृष्टि काम करेगी। तो इसमें आने वाला, और ये 4 फरवरी तक रहेंगे 2025 तक। तो बृहस्पति के इस बकरी होने के एक अलग मायने हैं ज्योतिष के एंगल से कि इस प्रोसेस का खुलासा एक बड़े रूप में जरूर आने वाला है कि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। बाकायदा मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने कोई टेक्निकल टीम बनाई है, क्योंकि उनको चुनाव आयोग पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने टेक्निकल टीम बनाई है जो इस तरह की टेक्निकल जानकारी लेगी कि जिस तरह की शिकायतें आई हैं। और आपको पता है संजय जी, आपको अक्सर बताते रहे तो जानकारी है आपको कि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं। तो मजे की बात देखिए, हरियाणा में सत्ता में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी मेरे संपर्क में हैं। तो मैंने जब उनसे हल्के से मजाक में पूछा, मैंने क्या हुआ, बोले हमें भी हजम नहीं हो रहा ये रिजल्ट। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कह रही है हमें भी हजम नहीं हो रहा। और आपके प्रोग्राम में पता ही है कि 20 सीटों पर 2000 से कम की वोटिंग है। तो ये सब विषय मैंने बताया कि भाई मैंने एज ए ज्योतिषी बताया था कि कांग्रेस का बुरा समय नहीं है और बुरा समय नहीं है। देखिए एज ऑन एक सेकेंड और, एज ऑन 8 फरवरी आप मानिए, 8 अक्टूबर मानिए एज ऑन, आप ये बताइए कि आप उसको 0-0 लेवल पर देखिए कि मेरे पास एक राज्य नया आया और मैंने क्या खोया क्या पाया। दर्शक एनालाइज कर रहे हैं, उनको एक नए राज्य में सत्ता में शामिल होने का मौका मिला कांग्रेस को, ठीक है, वस्त केस में मैं देख रहा हूं। और आपने क्या किया, आपने अपना ही राज्य बचाया जो आपने पहले से किया। गलत तरीके से बचाया, कैसे बचाया, मैनिपुलेशन से, अब यह सब जांच का विषय है, इस पर कोई डिस्कशन करने से फायदा नहीं है। तो लेकिन उनको एक नया राज्य भी मिला है और उनकी जो सीटें बढ़ी हैं, उनकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। और आगे जांच के विषय में जो तथ्य निकल के आएंगे, जो बकरी गुरु जरूर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि बकरी गुरु के, आपका मैं प्रश्न ले लेता हूं, बकरी गुरु के बहुत बड़े बड़े चीजें माने गए हैं कि देखिए इसके बकरी ग्रह एक मूडी प्लेनेट की तरह काम करता है, व्यक्ति की तरह काम करता है। इरेटिक बिहेवियर होता है उसका, परिणाम देने का तरीका अनएक्सपेक्टेड और कठोर होता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का चेष्टा बल ज्यादा होता है। उसका इन्फ्लुएंस भी व्यापक होता है, क्योंकि अलग अलग भावों से इन्फ्लुएंस करने की दृष्टि बढ़ जाती है। बृहस्पति जीवन में सुख, शांति, ज्ञान, विवेक, धन, शिक्षा और नाना प्रकार की समृद्धि देने वाले होते हैं। ये न्याय व्यवस्था, समाज में नैतिकता, इथिक्स, चेतना, सामाजिक सौहार्द, धर्म का वास्तविक और सच्चा स्वरूप, धार्मिक आस्था, रिचुअल से के भी कारक हैं। दरअसल ये हमारे जीवन के समस्त संकटों में एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर की तरह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनको कंट्रोल करने वाले हैं। इनका इस समय वक्री होना देश, समाज और दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गुरु समाज में टॉलरेंस, अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक भी हैं। धर्म का पाखंड बढ़ेगा, धार्मिक उन्माद, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, विदेशी निवेश कम होगा, शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी, दुनिया में बीमारी बढ़ेगी और लोगों को कष्ट होगा। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित रिप्रेजेंट करते हैं, अतः मणिपुर सहित चाइना, नेपाल आदि इस क्षेत्र में संकट बढ़ेगा। भारत को चाइना के साथ बॉर्डर पर मिलिट्री संकट आ सकता है। हिंसा की घटनाएं बढ़ने का संकेत है। पड़ोसी देशों में सरकार अस्थिर होंगी, हिंसा बढ़ेगी। भारत की सत्ता के लिए अनेक अशुभ समाचार आएंगे। भारत में व्यापार घाटा बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, मंदी बढ़ेगी। और जाते जाते आपको बता देता हूं, वर्तमान संवत जो हमारा संवत्सर की कुंडली मैंने आपको दिखाई थी, वो धनु लगन का ही है, उसका स्वामी बृहस्पति है, उसका जिसका नाम काल है, जिसका राजा हिंसा, युद्ध का प्रतीक मंगल है और दुख कष्ट का कारक, डेमोक्रेसी का कारक शनि है इसका मंत्री। यह संवत धनु लग्न में प्रारंभ हुआ, इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। अतः ये 4 महीने अनेक प्रकार के अशुभ समाचारों के होंगे, वार और व्यापक होगा विश्व में।
क्योंकि आपको बता देता हूं वहां पर विश्व में व्यापक क्यों होने वाला है। एक सवाल तो ले लीजिए अब आप पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सवाल ये है कि ये छल कपट करेंगे, ऐसा इनकी जन्मपत्री में, ये बेईमानी करेंगे, ये वोट में आगे बढ़ाएंगे, इलेक्शन कमीशन का उपयोग करेंगे, ये सब चीजें आपने ज्योतिष में देखी, इनकी जन्मपत्री में देखी। तो बड़ा सवाल ये है कि जब आप गणना कर रहे थे, आपको लग रहा था कि जब चुनाव हो जाएगा, तो फिर गणना तो आप इनके दिमाग में रख के और कर रहे होंगे ना कि ये बेईमानी भी करेंगे, ये चोरी भी करेंगे, ये छल कपट भी करेंगे। तो क्या आपकी गणना में ये सब चीजें छूट रही थी, जिसके आधार पे आपने मान लिया कि ये तो बड़ी छोटी चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट अलग आएगा? ये पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि अभी तत्काल पूछूंगा, आप इतनी जल्दी जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगले अंक के लिए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। एक मेरे मित्र है, आईपीएस है, बहुत तेज-तर्रार आईपीएस है। उन्होंने मुझसे कहा, उन्हें किसी ने विदेश से जानकारी दी। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी, ये जो मेरे को सूचना मिली है, मैं पुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे विदेश में रहने वाले किसी बहुत पावरफुल इंसान ने ये सूचना दी है। उन्होंने कहा कि जब इज़राइल पेजर में धमाके कर सकता है ईरान में, पेजर में, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा आदमी पेजर में धमाका कर सकता है। वायरलेस वॉकी टॉकी, उसमें धमाके कर दे रहा है, यानी कोई इंटरनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन पेजर फट रहे हैं। तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक कर सकता? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उसके पास जानकारी है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और उसके पास भी उसके किसी विदेशी मित्र ने बताया, कहा कि भारत में जो ईवीएम के संग लोचा हो रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई और कहे मैं यकीन नहीं मानता। गांव गांव में कांग्रेस की बात थी, गली गली में कांग्रेस का जिक्र था, लोग ऊब गए थे, लोग कह रहे थे सरकार बदलनी चाहिए। और वहां पे अप्रत्याशित रूप से कुछ आदमी कहते हैं कि यहाँ पे वोट 27,340 या जो भी संख्या होगी, इतने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया, तो एक्यूरेट उतने पड़े। उसने कहा था हम इतने वोटों से जीतेंगे, एक्यूरेट उतने वोटों से जीते। वहां पे एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को, जिनको अब आज तक से निकाल दिया, मना कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, और उन्होंने अकेले उससे भविष्यवाणी करी थी कि इतनी सीटें आएंगी एमपी में, कोई देख नहीं रहा था बीजेपी को, उतनी सीटें आई। तो उसका कहना यह था कि इजराइल चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बना रहे। ये इजराइल को सूट करता है, क्योंकि इजराइल की जो हालत है, जो अमेरिका या जो दूसरे देश के साथ खड़े हैं, उन सबको ये सूट करता है कि भारत जैसे बड़े राज्य में एक ऐसी सरकार बनी रहे जिसके ऊपर उनका नियंत्रण रहे। आज की तारीख में भारत सरकार की जो नीति है, जो नियति है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के पक्ष में खड़ी है। इजराइल भली कितनी हत्याएं कर दे, कितने मासूमों को मार दे, महिलाओं को नहीं छोड़े, इजराइल दादागिरी बता रहा है, अमेरिका भी ऐसा कर रहा है, लेकिन उनकी उनकी हैसियत बनी हुई है। उसने कहा कि इजराइल का रोल किसी ना किसी दिन निकलेगा कि भारत में जो ईवीएम का लोचा हो रहा है, उसके पीछे इजराइल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी गणना में ये बात सामने आ रही है कि भारत में अगर ईवीएम में कोई लॉन्चिंग हुई है, कोई लीचिंग हुई है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ईवीएम 99% गर्म थी जबकि इस्तेमाल हो चुकी थी, तो क्या इसमें इजराइल का या विदेशी हाथ हो सकता है? इनकी गणना जो आपने बीजेपी की कैलकुलेशन करी, क्या इजराइल का रोल हो सकता है भारत की ईवीएम में? ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, हो जाती है। बहुत अच्छी बात। देखो ऐसा है दर्शकों, ये मैं आपको बता देता हूं, बुध जो है हमारी जो साइंटिफिक इन्वेंशन का सिग्निफिकेटर है वैदिक ज्योतिष में। बुध जो है मरकरी, जितनी भी साइंटिफिक है, बुध के बारे में कहा गया इंटेलेक्चुअल कैलिबर ऑफ द नेशन, स्पीड एंड कम्युनिकेशन, पब्लिशर्स, बुक सेलर्स, एडिटर्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टीवी, ट्रेड, कॉमर्स, रूल्स, literary word, scientific organization, means of communication, written documents, computer program, news, media, written and spoken words, television anchors and weather, ये बुध के प्रभाव में देखे जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भाजपा की जो कुंडली दर्शकों मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें इनका बुध का ही लगन है, मिथुन लगन है, उसका स्वामी राहु केतु से पीड़ित है। और जहां तक विदेश की बात है, मैंने आपके हर प्रोग्राम में आपको संकेत दिया है कि विदेश का संबंध हमेशा वैदिक ज्योतिष में 12वें भाव से माना गया है। अगर 12वें घर का संबंध कहीं भी किसी भी आपके एक्ट से हो जाएगा तो फॉरेन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट आता है। आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं, फॉरेन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट तब आएगा जब 12वें घर का रोल होगा।
तो आपकी कुंडली, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बीजेपी की कुंडली में शनि जो तीसरे घर में बैठा है, जो प्रयास का और आपके एफर्ट्स का, आपकी क्या नाम है, इंक्लिनेशन का, जो आपका काम करने की सोच होती है ना, उसका तीसरा घर होता है। तो और एक्शन भी वहीं से आते हैं उसका। मैं वक्री शनि जो राहु से वक्री पीड़ित है, वक्री मंगल से पीड़ित है, मंगल छठवें घर का मतलब चुनाव के घर का स्वामी है, सारा कॉम्बिनेशन लग रहा है। उसकी दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि विदेश के घर में बैठे शुक्र के ऊपर पड़ रही है। तो आपकी कुंडली के लिए मैं बता देता हूं, मैंने आपकी कुंडली में यह भी कहा था कि भाजपा की सरकार के रहते हुए देश में ड्रग्स का कारोबार बढ़ेगा। आप देख रहे हो मुंद्रा पोर्ट से लेकर कई जगह पर पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती हैं और अभी भी 2-3-4 खेपें पकड़ी गई हैं। इसी तरह से चुनावी मैनिपुलेशन का, क्योंकि मंगल भाजपा की कुंडली में चुनाव के घर का स्वामी है और वो शनि से पीड़ित हो रहा है, जिसकी दृष्टि 12वें घर से, तो 12वें घर से संबंध सीधा सीधा आ रहा है कि इसमें इनके पास में यहां से देश का पैसा बाहर भेजने का और बाहर की एजेंसियों को, जो खासतौर से जांच एजेंसियां, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो जासूसी के इन्होंने पेगासस वगैरह इस्तेमाल किया था, उसका योग 12वें और तीसरे और छठवें घर की वजह से आ रहा है। तो चुनाव में ये किसी बाहरी शक्ति का सहारा ले सकते हैं, ऐसा हॉरस को इन्होंने लिया है नहीं लिया ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन इनकी कुंडली में योग तो है भाई, ये इनकी कुंडली में योग है, जिसके कारण इनकी चेष्टा तो जरूर रहेगी। और आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, आपने बिल्कुल सच कहा, आपने मेरे मन की बात सीख ली, क्योंकि मैंने उन इलेक्शन कमिश्नर महोदय से मेरी, क्योंकि उनकी तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं, मैंने तो उनसे यही बहस की थी कि ईवीएम से चुनाव कराना अनएथिकल है, इमोरल है। क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें संजय जी जितने कैंडिडेट गांव देहात के होते हैं, गरीब गुरबे, सब तो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। जो ब्यूरोक्रेसी चुनाव में प्रोसेस में लगती है, लेखपाल से लेकर पटवारी से लेकर के डीएम एसडीएम, इनको भी इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी किसके पास है? केवल एक व्यक्ति के पास है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके पास है, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। उस पब्लिक सेक्टर कंपनी की गर्दन किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। उसके एमडी और डायरेक्टर की क्या औकात है जो सरकार की बात को वो टाल देंगे? तो खबर भी बीच में खबर भी आई थी कि जो मशीन है ईवीएम बनाने वाली, वहां पे कई बीजेपी के नेता हैं उसमें, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। हाँ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी भी देश का भविष्य और हमारे व्यक्तिगत भविष्य के लिए भी खतरनाक है। उसका ताजा तरीन उदाहरण बताता हूं। अभी साइंस का किसी को कंबाइंड नोबेल पुरस्कार मिला था 2-3 दिन पहले ही। तो उसमें एक साइंटिस्ट वो है जिसने एआई का आविष्कार किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उसने भी एक बात कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार तो मैंने किया, लेकिन इसका ओवर यूज समाज के लिए, देश के लिए खतरा है। वो भी बता रहा है कि मेरी साइंटिफिक इन्वेंशन समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, दुनिया के लिए। इसी तरह से आपने पेजर की घटना बता दी। इसी तरह से आपको याद होगा 6-7-8 महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सिस्टम बैठ गया था पूरी दुनिया में। एकदम कोविड जैसी हालत हो गई थी, एयरपोर्ट बंद, ट्रेन लाइन सब बुकिंग सब कैंसिल हो गई, सब एकदम देश खड़ा हो गया, क्योंकि कोई सिस्टम अपग्रेड हो रहा था, उसकी वजह से वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब आप बताइए कि पूरी देश की डेमोक्रेसी आपने इसके ऊपर लगा दी। तो मैंने तो जो ईवीएम की जानकारी दी है दर्शकों, अब आपके पास है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल करके और इनका जो है अपना क्या नाम, बूट प्रोसेस लॉग रिकॉर्ड इनका चेक करवाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। आपकी इनकी जन्मपत्ति के संकेत हैं कि क्या वाकई में इजराइल दखल दे सकता है? क्योंकि जब नहीं, इजराइल देखिए देखो, ऐसा है कि इजराइल शब्द तो देशों के नाम तो हमने रखे हैं। ज्योतिष तो केवल दिशा बता सकती है, ज्योतिष जो है केवल पृथ्वी का टुकड़ा बता सकती है, नाम से नहीं कभी आएगा। दिशा बता रहे हैं ज्योतिष में, जो विदेश की दिशा बता रहे थे, वो दिशा इजराइल की तरफ है। हाँ, आती है ना, आती है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया आती है। मतलब जो चर्चाएं हैं, ये तो मैं मान गया टेक्नोलॉजी में, आप तो इंजीनियर आदमी, मुझसे ज्यादा काबिल हो, मैं तो नहीं हूँ इंजीनियर। लेकिन मैंने जिस दिन से वो पेजर में धमाके हुए तो मेरी माता टनका कि भैया ईवीएम क्यों नहीं यूज हो सकती? जब पेजर में बिना तार के आपने धमाका कर दिया, तो ईवीएम को मैनेज करना फिर कोई बड़ी बात है। फिर मुझे उस आईपीएस की बात भी नजर आई कि इजराइल सहित ये कंट्री जितने हैं वो चाहेंगे कि भारत में हिंदू मुसलमान का तनाव बना रहे। राजीव जी, अब क्या कांग्रेस इतनी ताकत में आ पाएगी? कांग्रेस के सितारे क्या कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस में लगातार सब लोग हमला कर रहे हैं, हरियाणा के बाद कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस ताकत में नहीं रही।
तो मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो पाएगी कि देश में एक आंदोलन खड़ा करे कि अब ईवीएम नहीं चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई राष्ट्र, बड़े राष्ट्र ऐसे हैं जो ईवीएम पे भरोसा नहीं करते। उनको पता होगा कि पेजर की तरह ईवीएम इस्तेमाल हो सकती है। इजराइल जैसा तेज तर्रार और स्मार्ट कंट्री कहीं कुछ खेल कर सकता है। शायद इसीलिए भारत सरकार डरती है, इजराइल के आगे नतमस्तक रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था फिलिस्तीन के समर्थन की बात, लेकिन भारत सरकार के मुंह से इजराइल के खिलाफ कोई बात ही निकल सकती है, भले वो कितना कत्लेआम मचाता रहे। तो क्या कांग्रेस के सितारे ऐसे हैं जो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकें, जो कह सके कि अब ईवीएम बंद? क्या कहते हैं कांग्रेस के सितारे आखिर में ये? और बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि देखिए, जो लोगों ने इनको कांग्रेस को इस जरा से गड़बड़ी के ऊपर जो भी इनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, जो कहा, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए आपको यूनाइट तो रहना पड़ेगा, लेकिन हम आपस में ही एक दूसरे को दोषारोपण का ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस पार्टी को सोचना चाहिए। आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जिस समय रिजाइन किया है, जिस लगन में किया है, इनको उनकी मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में गलत समय पर हुआ। इनको ह्यूमिलेशन आएगा जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्होंने बीच में रिजाइन किया था। तो ऑब्जेक्टिव दर्शक आप सब समझ सकते हैं कि हरियाणा में प्रचार करना था, तो उसका नतीजा क्या हुआ? 80-90% वहां पर जमानत जब्त हो गई। आपका बेस ही नहीं है। और बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि अगर कांग्रेस जो है गठबंधन कर भी लेती तो मात्र 3 सीटों का फायदा हो रहा था आपके साथ। तो इसका मतलब कांग्रेस तो 8-9 सीटें दे रही थी। वहां पर आप पार्टी को सोचना चाहिए कि इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। इसी तरह कुछ पार्टी, महाराष्ट्र की पार्टी ने भी कोई क्रिटिसाइज किया, भाई आप देखो, आपकी पार्टी तोड़ ली गई, आपके आदमी को लेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और आप उसको रोक नहीं पाए, तो आप अपने घर को नहीं बचा पाए, तो हम दूसरे के घर में क्या तकलीफ है कि हुड्डा ने टिकट कैसी बांटी और शैलजा का क्या बताएं, इनके कोई मायने नहीं है। आपको यह देखना है कि मूल रूप से जो डेमोक्रेसी खतरे में है वो ईवीएम के चुनाव की वजह से है, क्योंकि इस दर्शकों आपकी जानकारी बता, केवल और केवल मैन्युफैक्चरर को पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं पता, वकीलों को नहीं पता, देश के आम नागरिक को नहीं पता, और जो इन चुनाव लड़ते हैं उन कैंडिडेट्स को कुछ नहीं पता। अरे जब कुछ पता ही नहीं है तो हम साइको सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसको क्यों अपने अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं? उसको बंद करना चाहिए। और चलते चलते आपने जो कांग्रेस की कुंडली की बात की, तो मैंने आपको बता देता हूं कि निश्चित रूप से इस देश को अगर कोई एक रख सकती है तो यही पार्टी है कांग्रेस। जो कांग्रेस की कुंडली में दिखा रहा हूं, कांग्रेस की कुंडली में 6वें घर का शनि की महादशा शुरू होने जा रही है, और 6वां घर होता संघर्ष का, और शनि होता डेमोक्रेसी का कारक। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा भी है अक्सर, दलित, गरीब, आदिवासी और जितने लेबर क्लास है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका सिग्निफिकेटर शनि होता है। और शनि की महादशा, 6वें घर का शनि जबरदस्त माना गया है और बहुत क्रूर होता है। तो कांग्रेस इस आंदोलन को लीड करेगी, और इस नासूर को, ईवीएम जैसी नासूर को अगर इस देश से कोई अगर खत्म करेगी तो कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, और बाकी सारी पार्टियों को इसके में सहयोग देना चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली में देखिए, चौथा घर होता है आपका जनता का, उसमें बृहस्पति बैठा है। हमारे ज्योतिष जितने भी लोग हैं, मैं दर्शकों को एक होमवर्क दे रहा हूं, जिनके 10वें घर में बृहस्पति हो या जिनके चौथे घर में बृहस्पति हो, चाहे दुनिया की 100 करोड़ आबादी का ले आइए, वो अपने लोगों के लिए जान देने वाले होंगे, अपने लोगों के लिए बहुत मदद करने वाले होंगे। ये ज्योतिष का सिद्धांत दर्शकों सिखा रहा हूं, वही सिद्धांत में कांग्रेस की कुंडली में लागू होता है कि कांग्रेस की कुंडली मीन लगन की है और उसका स्वामी चौथे घर में बैठा है। मतलब इस देश की संप्रभुता, इस देश को एक रखने की बात, समाज को इकट्ठा रखने की बात, डेमोक्रेसी को बचाने की बात, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने का काम, सारा काम अगर कोई पार्टी इस देश में कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि उन्होंने आजादी, उनके फोर फादर्स ने लड़ी थी, वो जीन्स में है और उनकी कुंडली भी बताती है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई कांग्रेस से किसी से संबंध नहीं है। साथ में आपको यह बता देता हूं कि एक चलते चलते अभी मैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने किसी एक फंक्शन में कुछ कहा था, तो उसमें मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट्स बनाए हैं, और उन्होंने ऐसा प्रश्न किया संजय जी जिसमें मेरा रोल आ रहा है, तो मुझे अपना रोल बताना है, क्योंकि मुझे यह पता लगा कि वो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, तो मुझे यह कहने की बात मैंने सोचा कि भाई मुझे कहना चाहिए इस बात को। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी 2-3 दिन पहले सीजीआई ने नॉर्थ ईस्ट में एक जगह लेक्चर देते हुए कहा, मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ है। ये चीफ जस्टिस के वर्ड से मैं खुद को सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया जो मैंने तय किया था? इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा?
प्रश्न चिन्ह, वो पूछ रहे लेक्चर देते हुए, आसाम में या गुवाहाटी में कहीं दे रहे थे। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब, मेरे अगर प्रोग्राम को आप सुनते हैं तो मेरा जवाब सुन लीजिएगा। आज मैं सीजीआई को इस प्रोग्राम के जरिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब इस पूरे विश्व में मेरे जैसे हनुमान भक्त एस्ट्रोलॉजर के अलावा शायद ही कोई दे पाए, शायद ही कोई, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष की बातें पूछी हैं। भाई भविष्य की बात पूछ रहे तो ज्योतिष का रोल आ गया, क्योंकि वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना यह एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। जहां तक आपने ये क्या किया और इतिहास आपके कार्यकाल को कैसे याद करेगा, इस पर आपको कुछ दिनों तक चिंतन अवश्य करना चाहिए। यह मेरी पीड़ा है और मैं मेरे जरिए पूरे देश की पीड़ा को मैं व्यक्त कर रहा हूं। चीफ जस्टिस साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी मुझे इतनी आकर्षित करती है कि मुझे मन करता है, मैंने एक हाईकोर्ट के जज को कहा भी था कि मेरे एक बार कभी मिलवा दो उनसे, वो शायद मिलवा नहीं पाए। मैं चाहता था इस व्यक्ति से मिलना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ऑरा उनका अट्रैक्टिव है। लेकिन मैं अपनी बात तो कहूंगा, दर्शकों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब जहां तक आपने क्या किया, इतिहास आपके कार्यकाल को कैसे याद करेगा, इस पर आपको कुछ दिनों तक चिंतन वश करना चाहिए। आपको शायद पिछले कई सीजीआई से ज्यादा परमात्मा ने सेवा करने का लंबा कार्यकाल दिया, जहां आप करेज दिखाकर देश की जनता, डेमोक्रेसी और समाज न्याय व्यवस्था के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु आपने वो सब अपॉर्चुनिटीज को ना जाने क्यों वेस्ट कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अच्छा जजमेंट दिया, पर उसके द्वारा पॉलिटिकल भ्रष्टाचार, चुनाव में काले धन को रोकने के लिए सत्ता दल के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का कोई आदेश नहीं दिया। भविष्य में इलेक्शन प्रोसेस को कैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी कोई अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई। ईवीएम जैसे अनडेमोक्रेटिक एंड अनएथिकल साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद किया जा रहा है। अनेक मैनिपुलेशन के द्वारा उसे रोकने के लिए कठोर दंड का जजमेंट भी आप दे सकते थे। महाराष्ट्र में सरकार गिराने, पार्टियों को तोड़कर सत्ता में बैठे बने रहने वाले ड्रामे के आपने अपने कार्यकाल में सख्त कार्रवाई न करके आपने अपने आप को भविष्य में करेजलेस बनाया है, करेजलेस। केंद्र और दिल्ली सरकार के वर्किंग में भी आपका कुछ स्पष्ट जजमेंट ना आने के कारण आज तक केंद्र और दिल्ली की सरकार में संघर्ष चल रहा है और जनता उसमें बेकार पिस रही है, परेशान हो रही है। सत्ता द्वारा पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कमजोर करने के लिए सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग द्वारा डेमोक्रेसी को कमजोर होने से बचाने में भी आपका योगदान बहुत कमजोर रहा। मतलब इन पर नकेल नहीं लग पाए कि जो एक ही अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ही ये एजेंसियां क्यों काम कर रही हैं। ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं है। राफेल के मैटर में उसकी जांच, भ्रष्टाचार और सरकार के रोल पर भी आपने पूरे कार्यकाल में साइलेंट रहे हैं। आपको पता है, जस्टिस बोबड़े रिटायरमेंट होने से पहले राफेल की फाइल पुनः खोलने का आदेश दे गए थे, वो केस अभी भी पेंडिंग आया ही नहीं। सत्ता दल और उसके समर्थकों के द्वारा लगातार हेट स्पीच देकर धार्मिक उन्माद फैलाना, हार्मोनी को लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गवर्नर, संत महात्मा सभी शामिल हैं। इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई आपने नहीं की, भविष्य में इनको रोकने के लिए कोई कठोर कानून ना बनाया और आपने अपने आप के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया। तो ये मैं चीफ जस्टिस साहब को लिए इसलिए कि उनके प्रश्न का जवाब था कि इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेगा। मैं खुद से सवाल पूछता हूं, क्या मैंने वह सब किया जो मैंने तय किया था? नहीं, आपने वो सब नहीं किया और इतिहास आपको इस रूप में कभी याद नहीं कर पाएगा कि एक चीफ जस्टिस आया था जिसने एक देश में मिसाल कायम की या दुनिया में भारतीय न्याय व्यवस्था का या सुप्रीम कोर्ट के ओहदे को ग्लोरीफाई किया हो। ऐसा कार्यकाल आपका नहीं रहा। तो मैं इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहता हूं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। एक चलते चलते एक बात कहता हूं, लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि पब्लिक रिएक्ट क्यों नहीं करती है। कहता ना कि भाई आप ईवीएम के उतना हो रहा है, हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, किसी की भविष्यवाणी गलत हो गई, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बेचारा ने जो इतनी मेहनत की, गांव देहात घूम रहा था, समय बर्बाद कर, लेकिन अगर उससे गलती हुई तो आप कैसे करते, सड़कों पर उतरो ना। तो उसका कारण यह है, हमने आपके प्रोग्राम में बताया था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो त्रिगुणात्मक होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जब बनता है, सतोगुण जब हमारी चेतना में बढ़ता है तो हमारे अंदर ज्ञान आता है, हम चीजों को समझ लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि ज्योतिषी बात क्या कहना चाह रहा था।
अगर आपके अंदर सतोगुण है। ज्योतिषी का मायने क्या था, उसने संवत्सर की कुंडली दिखाई, उसने बीजेपी की कुंडली दिखाई, तो हाँ भाई ये एक है, आप उतरिए कि ईवीएम के द्वारा चुनाव गलत है। तो ये तब संभव था जब आपके अंदर सतोगुण होता था। और अगर आप इन सेंसिटिव हो, अरे यार सानू की, वो कहते हैं ना पंजाबी में सानू की, और अब रेप हो रहे हैं तो हो रहे हैं, महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है, और क्या नाम है, काला धन आ रहा है तो आ रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है तो गिर रहा है, हमें कुछ उससे आता पता नहीं है। लेकिन आप मतलब आपने देखा कि बैठे बैठाए 1,80,000 करोड़ बर्बाद हो गया रिटेल इन्वेस्टर का, लेकिन कोई सर्दी गर्मी नहीं है देश को। तो ये तब संभव था जब आपके अंदर तमस गुण है। तो इस देश में ज्यादातर मेजोरिटी के लोगों के अंदर तमस आ गया। तमस जो है आलस का प्रतीक होता है, इनसेंसिटिव बनाता है, हम संवेदनहीन हो जाते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मैं फिर हनुमान जी से कहूंगा, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, सबको सद्बुद्धि दो भगवान। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव नारायण शर्मा और आप बातचीत सुन रहे थे। आपको लगा होगा कि आप पता नहीं उनके तर्क से सहमत हैं या असहमत, लेकिन जैसा भी सोचते हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना प्यार हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक यू।